नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो एचएससी के द्वारा जो सीईटी में ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम लिया जाना है, तो इसके लिए आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के अलावा एचएससी का और अन्य कोई सा एग्ज़ाम है या फिर आप किसी अन्य दूसरे भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है आपके अन्य एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हम यहाँ पर करंट अफेयर, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जी के, तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको करने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किन के साथ समझौता किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर टेक महिंद्रा के साथ। और ये जो समझौता जो हुआ है, जो फेसबुक है मेटा, तो इसके साथ हुआ है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में किस भारतीय को हाल ही में चुना गया है? इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन के सदस्य के रूप में लोकेश सूजी, कपिल देव, अभिषेक सिन्हा या फिर अभिनव बिंद्रा को। और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये लोकेश सूजी है, जिनको इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन के सदस्य के रूप में चुना गया है। और कौन है? ये भारतीय हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है, भारत का जो पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो ये पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है। प्रखर, चेतक, इंद्रजाल या फिर गगनयान। तो इसको क्या नाम दिया गया है? और इसको जो नाम दिया गया है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है, तो ये है इंद्रजाल। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू विश्वविद्यालय में अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किसने किया? तो जम्मू विश्वविद्यालय में अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन अमित शाह, मनोज सिन्हा, स्मृति ईरानी या फिर अनुराग ठाकुर ने। तो ये जो जम्मू विश्वविद्यालय है इसमें, और ये किया गया है मनोज सिन्हा के द्वारा, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, ब्रिस ओलीगुई गुइनमा ने किस देश के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये जो है ब्रिस ओलीगुई गुइनमा, तो ये किस देश के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है? केन्या, ब्राज़ील, मंगोलिया या फिर गैबोन की। और इनके द्वारा जो शपथ ली गई है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं, तो ये है गैबोन की। नेक्स्ट आ जाता है, भारत में शिक्षक दिवस ये मनाया जाता है 4, 5, 6 या 5 अक्टूबर को। तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है और ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 सितंबर को। तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। और इस अवसर पर जो शिक्षक जो है उनको सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, भारतीय नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नवीनीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? किसने? भारतीय नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नवीनीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बंधन बैंक के साथ। और ये जो समझौता जो हुआ है, जो ऑप्शन बी में आए हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट आ जाता है, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन पटना, देहरादून, जयपुर या फिर वाराणसी में। तो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का जो आयोजन है ये किया जाएगा देहरादून में, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में किन्हें चुना गया है? हलीमा याकूब, थरमन शनमुगरत्नम, ली सिलूंग या इनमें से कोई से भी नहीं। तो सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं, और ये कौन बने हैं? जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आए हैं, थरमन शनमुगरत्नम।
नेक्स्ट आ जाता है चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली जो साइंटिस्ट थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इनका नाम क्या था। तो ये चंद्रयान 3 जैसे कि हाल ही में जो लॉन्च हुआ था उसमें जो काउंटडाउन चला था 3 4 2 1, तो इस प्रकार के जो ये काउंटडाउन जो चला था उसकी जो आवाज़ जो दी गई थी वो साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, उनका नाम क्या था। एन वालमंथी, वी आर ललिता मुख्या, मोमिता दत्ता या टेसी थॉमस। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो एन वलारमथी जा उनका नाम था। उसके बाद है कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ के तौर पर हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ के तौर पर उदय कोटक, यशस्वी सिन्हा, दीपक गुप्ता या फिर राजीव कपूर को। तो कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ, और ये आए हैं जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, दीपक गुप्ता। नेक्स्ट आ जाता है डूरंड कप 2023 का जो टाइटल हाल ही में किसने जीता है। ये जो डूरंड कप है, ईस्ट बंगाल ने, मोहम्मडन एससी, केरल ब्लास्टर्स या मोहन बागान सुपर जॉइंट में। तो जो डूरंड कप है 2023 का टाइटल कौन सी टीम ने जीता है, और ये जो जीता गया है जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है, मोहन बागान सुपर जॉइंट के द्वारा। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया है, तो वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे। तो ये क्रिकेटर थे हीथ स्ट्रीक, केनिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड या फिर जिम्बाब्वे के। और ये जो क्रिकेटर थे जिम्बाब्वे के थे, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है। उसके बाद है पुरुष हॉकी एशिया कप का जो खिताब हाल ही में कौन सी टीम ने जीता है। भारत, पाकिस्तान, सिंगापुर या फिर बांग्लादेश ने। तो ये जो भारत पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब, और ये जो जीता गया है भारत के द्वारा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है। नेक्स्ट आ जाता है, किस रेलवे बोर्ड ने पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है समीक्षा सिंह, जय वर्मा सिंह, जयंती शर्मा या हेमलता कुशवाहा। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ ये बनी है हाल ही में, और इनका जो नाम है जय वर्मा सिन्हा, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आई है। उसके बाद है वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में उमेश रेवनकर, राजीव कुमार, अजय सिन्हा या फिर रवि मल्होत्रा। तो वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष जो हाल ही में बने हैं, इनका नाम है उमेश रेवनकर, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं। उसके बाद है युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। तो ये युद्धपोत महेंद्रगिरी है, तो इसको किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। गोवा शिपयार्ड, कोचीन, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स या एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये जो युद्धपोत है महेंद्रगिरी, और इसको जो तैयार किया गया है जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आई है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, राज्यसभा के सभापति है जगदीप धनखड़ ने किसे गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का सदस्य हाल ही में मनोनीत किया गया है। तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, इन्हें गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। राहुल गांधी, वरुण गांधी, पी चिदम्बरम या फिर संजय राउत। और ये जो गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का सदस्य है, और जो यहाँ पर आए हैं ऑप्शन सी पी चिदम्बरम। तो राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़ ने जो ये पी चिदम्बरम जो है, इनको गृह मंत्री संबंधी स्थायी समिति का जो सदस्य ये हाल ही में मनोनीत किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से तत्काल प्रभाव से बैन को हटा दिया है। श्रीलंका, पाकिस्तान, जापान या फिर कनाडा से। तो ये क्या है, बैन लगा हुआ था। फीफा ने
यह कौन से देश के फुटबॉल महासंघ से तत्काल प्रभाव से बैन को हटा दिया है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं, तो ये श्रीलंका देश है। उसके बाद है जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति इनमें से कौन है जिन्हें दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए हाल ही में चुना गया है? एमरसन मनांगवा, रॉबर्ट परेरो, जैकब जुमा या इनमें से कोई से भी नहीं। तो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति है जो दूसरी बार बने हैं 5 साल के लिए, और यहाँ पर जो बने हैं ऑप्शन ए वाले एमरसन मनांगावा। उसके बाद है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय इनमें से कौन बने हैं वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में? नीरज चोपड़ा, डीपी मनु, किशोर जैना या रोहित यादव। तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय इनमें बने हैं नीरज चोपड़ा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं। उसके बाद है भारतीय क्रिकेट टीम के डोमेस्टिक मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार हाल ही में किसने हासिल किया है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के डोमेस्टिक मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार मास्टर कार्ड ने, स्टार स्पोर्ट्स ने, IDFC फर्स्ट बैंक ने या फिर पेटीएम ने। तो स्पॉन्सरशिप का जो अधिकार लिया है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आए हैं, IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। उसके बाद आ जाता है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में किस देश ने पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम इवेंट में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन से देश के पुरुषों ने 4x400 मीटर रिले टीम इवेंट में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? भारत, चीन, जापान या फिर बांग्लादेश ने। और ये रिकॉर्ड बनाया है भारत ने, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये जो ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में हाल ही में हुई है, तो इसमें नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता है। स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो ये जीता गया है रजत, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर करंट जो अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और अब हम जो यहाँ पर अन्य जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनको हम देख लेते हैं। तो हमारे जो यहाँ पर साइंस जीके के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुके हैं, और क्वेश्चन है कि एम्पेयर मापने की इकाई है वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध या फिर शक्ति। और यहाँ पर जो माना गया है जो ये ऑप्शन बी वाला है, विद्युत धारा। तो एम्पेयर जो है विद्युत धारा मापने की एक इकाई है, जबकि वोल्टेज को वोल्ट में और प्रतिरोध को ओम में और शक्ति को वाट में मापा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधता का मात्रक माना गया है? फैरेड, मी, ओम की पावर 2, एम्पेयर मी या ओम मी को। और यहाँ पर जो आंसर माना गया है ऑप्शन डी को, तो ये ओम मी है। तो किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता जो है या विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है ओम मी जो है, इसको माना गया है। इसका जो सूत्र है यहाँ पर इसमें दिखाया गया है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है FPS प्रणाली में द्रव्यमान और समय के मात्रक हैं सेमी और सेकंड, फुट और सेकंड, पाउंड और सेकंड की पावर 2, पाउंड और सेकंड। तो FPS प्रणाली में द्रव्यमान और समय के मात्रक कौन से हैं? जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं, तो ये पाउंड और सेकंड होते हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं। जो FPS है इसकी फुल फॉर्म होती है फुट, पाउंड, सेकंड। प्रणाली में द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः पाउंड और सेकंड होते हैं। मापन की मुख्यतः 3 प्रणालियाँ हैं जिन्हें MKS कह देते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और CGS सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, तथा FPS प्रणाली के रूप में जाना जाता है। MKS प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड में होते हैं, और CGS प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में होते हैं। वर्तमान समय में मापन की SI प्रणाली प्रयुक्त की जाती है जो कि MKS पद्धति को संशोधित
रूप में है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। तो कौन सा यहाँ पर एक गलत है? गलत जो है यहाँ पर ऑप्शन केवल एक को माना गया है कि 1 सेंटीमीटर 100 मिलीमीटर होते हैं। तो कथन 2 सत्य है क्योंकि 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे सेंटीमीटर कह देते हैं। और 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की थी जिसे मीटर प्रति कहते हैं। तो ये किसने दी थी? फ्रांसीसियों ने। उसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पर भी कोट वाला क्वेश्चन है, कथन अभिकथन वाला। तो ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जब हम एक राशि के मापन की इकाई परिवर्तित करते हैं तो इनकी संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाता है। ये यहाँ पर कथन है और इसका कारण है मापन की इकाई छोटी होने के कारण इसका संख्यात्मक मान छोटा होता है। तो इनमें कौन सा जो है यहाँ पर सही माना गया है? तो कोट वाला क्वेश्चन है और सही जो ऑप्शन सी को माना गया है। ए सही किंतु आर गलत है। तो इनके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। तो यहाँ पर क्या है, ए सही है किंतु आर गलत है, क्योंकि जब किसी भौतिक राशि की इकाई परिवर्तित करते हैं तो उसका जो संख्यात्मक न्यूमेरिकल जो मान है वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के और 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 mm मतलब मिलीमीटर के। तो मापन की इकाई छोटी होने पर संख्यात्मक मान छोटा नहीं होता है बल्कि संख्यात्मक जो मान है वो बढ़ जाता है। जैसे 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम। उसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पर सूची को मिलान करना है। राशियाँ दी गई हैं और साथ में मात्रक दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन बी को, 2, 4, 3 और 1 को। तो इनको मिलान करके देख लेते हैं। जैसे आवृत्ति है, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में और ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में। ऊर्जा को मापा जाता है अर्ग में और ऊष्मा को कैलोरी में। तो यहाँ पर क्या, कण के द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को कण की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है। ध्वनि की तीव्रता का मापन जो है ये dB अर्थात डेसिबल में किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से मानव कान के लिए निर्धारित जो ध्वनि सीमा है ये 85 डेसिबल मानी गई है। सीजियस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रति में ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है, जबकि SI प्रति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो ये आप याद रखिएगा, सीजियस प्रति में ऊर्जा का मात्रक अर्ग और SI प्रति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। 1 कैलोरी ऊष्मा 4.186 जूल के बराबर होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो यहाँ पर एक असत्य है वो आपने बताना है। सेरेडियन एक मूल मात्रक है। सेरेडियन घनकोण का मात्रक होता है 10 के पावर 5 टाइम सेंटीमीटर के 2 का दाब 10 की 5 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। न्यूटन क्रिया त्वरण का मात्रक है। तो यहाँ पर जो सी आंसर जो माना गया है, मतलब जो असत्य है ऑप्शन ए वाला है। तो इसका कुछ यहाँ पर सूत्र दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर एक सही है, सत्य कथन है। कौन से वाला है? एक मानक मीटर वह दूरी जिसे प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड के इतने भाग में निर्धारित करता है। 1 किलोग्राम कार्बन 12 के जो है यहाँ पर जो संख्या दी गई है 10 की 26 परमाणु के द्रव्यमान के तुल्य होता है। 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु इतना बार कंपन करता है। यह ऊष्मा का मात्रक केल्विन है। तो यहाँ पर सही है और जो ये ऑप्शन सी में आया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या यहाँ पर कहा गया है। क्योंकि 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु इस संख्या के बार कंपन करता है। और ए, बी और डी यहाँ पर गलत माने गए हैं, क्योंकि एक मानक मीटर वह दूरी जिसे प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड के इतने भाग में तय करता है।
और एक मानक किलोग्राम परमाणुीय स्केल पर 1 किलोग्राम कार्बन 12 के इतने परमाणु के द्रव्यमान के तुल्य होता है। और ऊष्मागतिक तापमान का मापन केल्विन में करते हैं तथा ऊष्मा का मात्रक जूल माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पास्कल दाब का ऐसा ही मात्रक है, 1 पास्कल में 1 न्यूटन मीटर 2 होते हैं। इनमें से कौन सा सही है? सही जो यहाँ पर केवल एक को ही माना गया है, पास्कल दाब का ऐसा ही मात्रक है। तो यहाँ पर कथन 2 गलत है, क्योंकि 1 पास्कल में न्यूटन मीटर नहीं बल्कि 1 न्यूटन मीटर 2 होते हैं। ये दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, P बराबर F बटे A। तो ये आएगा न्यूटन या पास्कल। उसके बाद है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पानी के जहाज की चाल को नॉटिकल गति में मापा जाता है। मैक मात्रक के द्वारा प्रकाश की चाल को मापा जाता है। इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है? और इनमें देखें तो ऑप्शन बी अर्थात 2 को असत्य माना गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि प्रकाश की चाल को प्रकाश वर्ष या मीटर सेकंड में मापा जाता है, जबकि मैक मात्रक के द्वारा ध्वनि की चाल को मापा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, असव शक्ति जो होते हैं जिसे हॉर्स पावर कह देते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। असव शक्ति में 748 वाट होते हैं। असव शक्ति में केवल कार्य का मापा जाता है। तो कौन सा यहाँ पर सही है? और सही जो है यहाँ पर ऑप्शन डी को माना गया है, मतलब इनमें कोई भी सही नहीं है। तो इनके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। तो यहाँ पर कोई भी सही नहीं, क्योंकि ऐसा ही जो है, क्योंकि शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है और शक्ति के अन्य बड़े मात्रक यहाँ पर दिए गए, जैसे एक घोड़े की जो शक्ति होती है हॉर्स पावर, ये 746 वाट होती है, न कि 748। 1 मेगावाट 10 की जो है यहाँ पर ये 6 है वाट होता है। असव शक्ति में कार्य को नहीं मापा जा सकता। उसके बाद जो नेक्स्ट है, 1 कैरेट में 200 किलोग्राम होते हैं। एक दिन में 86,480 सेकंड होते हैं। 1 लीटर में 10 की जो हमारे 3 मीटर होते हैं, या 1 क्विंटल में 10 की 5 ग्राम होते हैं। तो कौन से वाला यहाँ पर सही है? सही कौन सा है? जो ऑप्शन बी में आए हैं। तो यहाँ पर 1 और 4 को सही माना गया है। 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम और 1 क्विंटल में 10 की 5 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर जो इसके बारे में बताया गया है आप देख सकते हैं। 1 कैरेट 200 मिलीग्राम, 1 क्विंटल 100 किलो, 100 गुणा 1000 ग्राम 10 की 5 ग्राम, और यहाँ पर 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे, और 60 मिनट, 24 गुणा 60 मिनट, तो 24 गुणा 60 मिनट गुणा 60 सेकंड, तो यह आ जाएगा 86,400 सेकंड। ऐसे ही 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर की पावर 3। तो आगे इसका फार्मूला है 1000 1/100 मीटर की 3, या फिर ये 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर, तो ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर राशियाँ दी गई है और साथ में मात्रक दिए गए हैं। तो इनका मिलान करना है। मिलान करने में ऑप्शन 1 वाला बनेगा 2 1 4 3। तो दाब जो है, दाब के जो यहाँ पर मात्रक है ऑप्शन 2 को माना गया है बार को। बल का माना गया है डाइन को। संवेग जो है इसका माना गया है किलोमीटर मीटर सेकंड, और घनत्व जो है इसको मापा गया है 3 में किलोग्राम में। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो दाब का मात्रक बार, और दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर सेकंड या पास्कल है। CGS पत्ती में बल का मात्रक डाइन, जबकि SI पत्ती में बल का मात्रक न्यूटन। संवेग का मात्रक किलोग्राम ये होता है, और संवेग द्रव्यमान गुणा वेग बराबर किलोग्राम गुणा मीटर सेकंड में है। घनत्व का मात्रक किलोग्राम होता है, और ऐसे ही घनत्व है द्रव्यमान या आयतन बराबर किलोग्राम मीटर 3। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है पारसेक, यहाँ पर मात्रक है। दूरी, समय, प्रकाश की चमक या चुंबकीय बल का। तो ये जो पारसक है किसका मात्रक है? पारसक जो है इसको माना गया है दूरी का। तो पारसेक दूरी का मात्रक है, और यहाँ पर
पैरालैक्टिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो इसमें सही बताना है, जो एक प्रकाश वर्ष है इसमें 3 × 10⁻³ मीटर होते हैं और प्रकाश वर्ष समय का सबसे बड़ा मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻17 सेंटीमीटर है और एक प्रकाश वर्ष में 9.40 × 10⁻14 सेंटीमीटर होते हैं। तो मतलब क्या है, यहाँ पर इनमें कौन से वाला सही है, ये 16 है और उत्तर जो है यहाँ पर सी को माना गया है। एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 × 10⁻17 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, एक खगोलीय मात्रक में 1.496 × 10⁻13 सेमी होते हैं और एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻8 सेमी होते हैं। एक फर्मी में 10⁻13, यहाँ पर 13 है, 13 सेमी होते हैं और एक पारसेक में 3.08 × 10⁻16 सेमी होते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें सही आंसर बताना है, जो ऑप्शन डी वाला है। तो इसका भी जो यहाँ पर हल दिया गया है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद है इनमें से एक असत्य है। तो यहाँ पर असत्य कौन सा है, जो ऑप्शन डी में है। एक पिकोमीटर में जो है 10⁻13 सेमी होता है। ये जो है यहाँ पर ये 10⁻9 है, 10⁻9 सेमी होते हैं। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर साइंस जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और अब जो हम दूसरा सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट हिंदी से है, जिसमें हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, इनमें दंत्य वर्ण कौन सा है। दंत्य मतलब जो हमारे दांत से बोले जाते हैं, स, प, ट या फिर ह। और लृ तुलसा नाम दंता, लृ त्वरग, ल स जो है इनका जो उच्चारण है हमारे दांत से होता है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी जो आपने बतानी है। मनुष्य पोषक निरपेक्ष जीर्णोद्धार, तो अशुद्ध है यहाँ पर और जो ऑप्शन सी में है, क्योंकि इसमें जो ये छोटी की जो मात्रा है बड़ी की होगी, अर्थात दीर्घ ई की। नेक्स्ट आ जाता है महेश्वरीय संधि रहेगी, महा प्लस में ईश्वरीय संधि नियम कौन सा है। यहाँ पर देख सकते हैं वैसे नहीं पता लगता है, तो आ है और यहाँ पर आई है। आ और आई में कौन सा होता है, तो इसमें और वैसे नहीं आपको ये भी नहीं पता है, तब जहाँ पर भी आपको 2 मात्रा ऊपर दिखाई दे, इसका मतलब वहाँ पर वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी वाला इसका आ और आई, तो यहाँ पर आई जो है इसका आएगा, ये वाला बनेगा, क्योंकि चाहे यहाँ पर छोटी हो या बड़ी हो, बननी तो बड़ी यही होती है। तो ये जो है यहाँ पर इसका बनेगा। तो वृद्धि जो संधि है उसका उदाहरण है लोक प्लस में ईसना, लोकेशना, दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। उसके बाद है निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है, दूध वाला, गुड़स्वार, नाक या फिर लंबोदर। तो इनमें रूढ़ शब्द है और रूढ़ शब्द जो कौन सा है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है, जो ये नाक है। तो शब्द के 3 भेद हैं, रचना के आधार पर शब्द के 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़।
तो रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका मतलब टुकड़े कर दे तो कोई अर्थ नहीं निकले, जैसे आँख, कान, पुस्तक, आम। और जो दो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें कह देते हैं यौगिक। विद्या प्लस में आल्य, विद्यालय, इस प्रकार से। और एक होता है रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। जैसे बहुवचन जैसे बहुब्रीहि समास होता है तो सेम वैसे ही है ये, जैसे दिगंबर, त्रिभुज, नीरज। उसके बाद है ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द है जीव, जगत, माया या अज्ञान। तो ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है, तो ये जीव है। जीव जिसकी उत्पत्ति भी जीव से ही हुई हो, जिससे फिर यह अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, शरीर के अर्थ में भी, आत्मा के अर्थ में भी। तो जो ऑप्शन ए यहाँ पर आया है। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट है, नाराज होने के लिए मुहावरा है मुंह पर हवाई उड़ाना, मुंह फुलाना, मुंह की खाना या मुंह ताकना। तो नाराज होना जो इसको कह देते हैं मुंह फुलाना, कह देते हैं कि ये तो मुंह फुलाकर बैठ गया, मतलब नाराज होकर बैठ गया, नाराज होना। उसके बाद है शैशव शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाव है, व्यक्ति है, जाति है या कोई शब्द नहीं है। तो शैशव जो है इसमें संज्ञा आई है और जो ऑप्शन ए वाले हैं। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। जो जातिवाचक शिशु संज्ञा शब्द से बना है, वे संज्ञा शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ पर जो है इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। उसके बाद है तत्पुरुष समास। पहला खंड प्राय है प्रधान होगा, अंतिम पद प्रधान होगा, दोनों खंड प्रधान होंगे या दोनों खंड प्रधान होकर समस्त पद किसी संज्ञा का बोधक होता है। तो ये जो तत्पुरुष समास जो होता है इसमें द्वितीय पद जो है, द्वितीय चाहे तो द्वितीय समझ लो या फिर उत्तर, ये इसमें प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, और अव्ययभाव समास जो शुरू में अव्ययोपसर्ग होता है। तो यहाँ पर दूसरा जो पद है वो इसमें प्रधान होगा, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में बताया गया है। उसके बाद है नीली कमीज वाले छात्र को यह कमल दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद बताइए। ये सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या आज्ञावाचक वाक्य है। तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के भेद, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो इसको सरल जो वाक्य है माना गया है। यह वाक्य रचना के आधार पर एक सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक ही कर्ता और एक ही उद्देश्य है। उसके बाद है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग, साम, उपनिषद या फिर यजुर्वेद में। 4 वेद माने गए हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। तो छंद का उल्लेख हुआ है। छंद का जो उल्लेख है ये ऋग्वेद में माना गया है। ऋग्वेद जो है इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 11,000 मंत्र हैं, 10,580। और वेद की जो है 5 शाखाएं मानी गई हैं, शाकल्प, वास्कल, आशुलायन, शाखायन और मंडूकायन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो हमारी इंग्लिश ग्रामर है इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन रहेगा आवर फ्रीडम फाइटर इनवाइन दैट इन फ्री इंडिया। तो यहाँ पर इसमें जो कौन सा बनेगा? तो इसमें बनेगा ऑप्शन ए वाला, देयर शुड बी एन इंग्लियन सोसाइटी। उसके बाद है विच सेंटेंस इज करेक्ट। तो सही बताना है। आई वेंट टू दिल्ली इन लास्ट अक्टूबर और आई वेंट टू दिल्ली इन दी लास्ट अक्टूबर। तो कौन से वाला यहाँ पर सही है? सही जो है ऑप्शन सी वाला को माना गया है। आई वेंट टू दिल्ली लास्ट
अक्टूबर। उसके बाद है पर्सन हु हैज़ नो फेथ इन एक्सटेंस ऑफ हिज गॉड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो बना है तो इस क्या है, ईश्वर में विश्वास न मानने वाला, जिसे नास्तिक कह देते हैं। तो जो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, बी में आया है, ऐसा व्यक्ति जिसके भगवान में विश्वास न हो तो उसको कहेंगे नास्तिक। विश्वास रखने वाले को आस्तिक, ना रखने वाले को नास्तिक। उसके बाद है यहाँ पर इसमें सही आपने एक बताना है, सही कौन से वाला है। और यहाँ पर जो सही है जो ऑप्शन बी में है, ADDRESS, एड्रेस, पता। उसके बाद है यहाँ पर सिचुएशन हैज़ बीन क्रिएट हियर, द वर्ड जो यहाँ पर दिया गया है ये क्या है। तो यह अराजकता जो स्थिति है वो यहाँ पर अगर पैदा हो गई है तो इसको क्या कहा जाएगा। तो ये एक क्या है, नाउन संज्ञा है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, या फिर ये प्रनाउन है। और इसको जो कहा गया है जो यहाँ पर सी में है तो क्या है, एक ये एडजेक्टिव है। अराजकता, अस्त व्यस्त एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है क्योंकि ये सिचुएशन को क्वालिफाई कर रहा है। उसके बाद है द लेडी हुम आई नो नर्स दिस चाइल्ड, अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड रिप्रेजेंट। तो ये जो आया है ये आपने बताना है क्या है। एक ये जो यहाँ पर इसमें फ्रेज है, क्लाज है, सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है। और इसको जो माना गया है जो ये ऑप्शन बी में है तो एक ये क्या है, क्लोज है। उसके बाद द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ड स्विम इज। तो यहाँ पर जो ये शब्द आया है स्विम, ये क्या है। और इसको जो माना गया है ऑप्शन डी वाला, SWUM। तो पास्ट पार्टिसिपल स्विम का जो बनेगा ये स्वम जो है ये बनेगा। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो हरियाणा जी के जो हरियाणा सामान्य ज्ञान के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा गुजरी महल ये कहाँ पर है, पानीपत, भिवानी, सोनीपत या हिसार में। तो गुजरी महल कहाँ पर है, तो ये हिसार में है। हिसार को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बात करें यहाँ पर गुजरी महल की तो फिरोज शाह तुगलक जहां के द्वारा इसको बनाया गया था 1354 में। उसके बाद है ठारस्तान की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण कौन सा था। नेतृत्व न मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना, अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना या फिर ये सभी। तो ठारस्तान की क्रांति में हरियाणा के वीर जो थे इनकी पराजय का कारण था, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं तो ये सभी इसके लिए कारण थे। उसके बाद है डैश को हरियाणा के लोगों के द्वारा एक बुरा शगुन माना जाता है। हिरण का देखना, आँख फड़कना, जित्ती पे जुत्ती चढ़ना या धूप का दर्शन। तो यहाँ पर एक बुरा शगुन माना गया है, जो ये ऑप्शन बी में है। कह देते हैं कि मेरी आज बाईं आँख फड़क रही है, या फिर घर से निकलते हुए खाली घड़ा लिए हुए या खाली जो है टोकरा लिए हुए इनका मिलना, या जो कहीं काली बिल्ली जो रास्ता काट जाती है। तो इस प्रकार के जो अपशगुन यहाँ पर माने गए हैं हरियाणा में। उसके बाद है फूल हरियाणा का एक पारंपरिक आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। कान, सिर, छाती या कलाई पर, और इसको धारण किया जाता है सिर पर, जो यहाँ पर बी में है। और सोने या फिर चांदी का ये बना होता है। उसके बाद है कौन सा हरियाणा का लोकगीत है। तमाशेलो, महिया, बारामासा या बहुला। तो हरियाणा का लोकगीत है जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं तो ये बारामासा है। बारामासा तीज और होली लोकगीतों के प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त फागण के गीत हो गए, सावन के गीत हो गए, और जो है यहाँ पर अलग अलग त्यौहार है उसके अलग अलग गीत गाए जाते हैं।
उसके बाद है कौन सा महीना हरियाणा का सबसे गर्म महीना है? जुलाई, मई, मार्च या अप्रैल का? तो हरियाणा का सबसे गर्म महीना जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी वाला। वैसे मई और जून जो 2 महीने हैं ये गर्मी के माने जाते हैं। मई ना हो तो यहाँ पर फिर जून दिया गया होगा। उसके बाद है हरियाणा और पंजाब में किसके दौरान जलने वाली खूंटी वायु प्रदूषण के लिए गंभीर खतरा है? तो किसके दौरान जलने वाली? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर या जनवरी, फरवरी में? और जो मानी गई है ऑप्शन सी अक्टूबर, नवंबर में। ये पराली जो है उसको कह देते हैं, जैसे धान की फसल है उसके कटने के बाद जो उसके नीचे अवशेष रह जाते हैं या पराली जो रह जाती है उसको। उसके बाद एक क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला? पंचकुला, सिरसा, गुरुग्राम या फिर फरीदाबाद? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जो यहाँ पर बी में आया है? तो ये सिरसा है। उसके बाद है इनमें से कौन सी नदी हरियाणा में प्रवाहित नहीं होती है? घग्गर, साहिबी, ब्यास या फिर दोहान? तो कौन सी नदी है जो हरियाणा में प्रवाहित नहीं होती है? जो ये ऑप्शन डी में आई है ये ब्यास है। और जो यमुना है हरियाणा राज्य की एकमात्र चिरस्थायी नदी है जो इसकी पूर्वी सीमा पर बहती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, यमुना हरियाणा के किस सीमा के साथ बहती है? उत्तर, दक्षिण, पश्चिमी या पूर्वी? और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये पूर्व में है। नेक्स्ट है सन्निहित सरोवर एक पवित्र जलाशय हरियाणा के किस जिले में है? गुरुग्राम में है, अंबाला, कुरुक्षेत्र या फिर रेवाड़ी में? तो सन्निहित सरोवर कहाँ पर है? और ये कुरुक्षेत्र में है। ये पेहवा रोड पर है, कुरुक्षेत्र से 3 किलोमीटर की दूरी पर। उसके बाद है कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है? जिला पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या कोई सी भी नहीं? तो हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है जो यहाँ पर बी में आया है पंचायत समिति। पहला स्तर ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला पंचायत। नेक्स्ट है असत्य घोषणा करना हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में उल्लिखित है? 181, 91, 61 या 71 में? और ये माना गया है ऑप्शन डी में धारा 171 में। उसके बाद है हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति के द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का प्रधान सचिव किसको होना चाहिए? कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त, अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति को? तो हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति के द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का प्रधान सचिव होना चाहिए जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है। तो ये कार्यपालक अधिकारी को होना चाहिए। और ये जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम जो है इसकी धारा 83(5) के अनुसार प्रत्येक पंचायत समिति का प्रधान सचिव कार्यपालक अधिकारी होगा। उसके बाद है हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए और प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? 10, 12, 6 या फिर 8? तो हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए और प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम जो सदस्य होने चाहिए तो इनकी संख्या है 6 जो ऑप्शन सी में है। उसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में है? पानीपत, यमुनानगर, करनाल या फिर फरीदाबाद में? तो राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये करनाल में है जो ऑप्शन सी में है, NDRI। उसके बाद है अधिक अन्न उत्पादन के लिए हरियाणा में कौन सा साधन प्रयोग में है? उन्नत एवं प्रमाणित बीज, उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई सुविधा या फिर ये सभी? तो अधिक अन्न उत्पादन के लिए हरियाणा में कौन सा साधन प्रयोग में है? जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है ये सभी।
उसके बाद आ जाता है पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? रोहतक, करनाल, सोनीपत या इन सभी में? तो ये जो पश्चिमी यमुना नहर है इसके द्वारा, और इन सभी में सिंचाई की जाती है, चाहे इसमें रोहतक, करनाल या सोनीपत हो। उसके बाद है हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चावल, गन्ना, मक्का या फिर गेहूं का? तो कौन सी फसल है जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? और ये गेहूं है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है। गेहूं उत्पादन में अगर हम देखें तो पहले जो है सिरसा का स्थान है, उसके बाद हिसार, फिर जींद, फिर फतेहाबाद। और हरियाणा जो है ये देश का चौथा सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट आ जाता है जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? अधिकतम कृषि उत्पादन, हरियाणा साहित्य में प्रमुख अंशदान, सूचना प्रौद्योगिकी में नव उन्मुखी विकास या शहरी विकास में मुख्य योगदान के लिए। तो ये जो जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड ये दिया जाता है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है गई वाला, अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है इनमें से किसके लिए क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा लोकप्रिय है? सूर्यास्त, पंछी देखने, तैराकी या वन्य जीवन के लिए? तो क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, किसके लिए जाना जाता है? तो इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो वन्य जीवन जो है वन्य जीवन के लिए जाना जाता है, और ये यमुनानगर में है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, कौन सी भाषा हरियाणा में नहीं बोली जाती है? पंजाबी, हरियाणवी, हिंदी या फिर गुजराती? तो हरियाणा में नहीं बोली जाती है, जो ये ऑप्शन डी में है, गुजराती। उसके बाद है हरियाणवी किस लिपि से उत्पन्न हुई है? ब्राह्मी, गुप्त, देवनागरी या कलिंग लिपि से? हरियाणवी कौन सी लिपि से उत्पन्न हुई है? और ये उत्पन्न हुई है देवनागरी लिपि से। उसके बाद है हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना ये हुई थी 24 नवंबर 1985 में, 95, 87 या 22 दिसंबर 1985 में? तो हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना, और यह हुई थी 22 दिसंबर 1985 में। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इनमें से किसने हरियाणा के क्षेत्र को हरिधान करने कहा है? डॉक्टर एच.आर. गुप्ता, बुद्ध प्रकाश, राहुल संस्कृतायन या यदुनाथ सरकार ने? तो हरियाणा के क्षेत्र को हरिधान क्या कहा है? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो यह है राहुल संस्कृतायन ने। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 2013, 1, 9 या फिर 11 में? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक की स्थापना, और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन डी वाला, तो ये हुई थी 2009 में। और ये 8वां भारतीय प्रबंधन संस्थान है, और रोहतक में है। उसके बाद है डैश योजना राज्य में 1 लाख सौर प्रकाश उपकरणों की स्थापना के लिए हरियाणा में 27 अक्टूबर 2018 को लागू की गई थी। तो ये कौन सी योजना है? संचालक, मुस्कान, सलामती, अनुकूल गृह योजना या मनोहर ज्योति? जिसमें 1 लाख सौर प्रकाश उपकरणों की स्थापना के लिए 27 अक्टूबर 2018 को लागू की गई थी। तो ये वाली जो योजना है इसका नाम है मनोहर ज्योति। नेक्स्ट है हरियाणा में डैश गांव हर सुबह राष्ट्रगान गाने वाला पहला गांव बना है? पाली, जम्मीकुंटा, सुनपेड़ या भनकपुर? तो हरियाणा में सुबह राष्ट्रगान गाने वाला पहला गांव बना है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है, तो ये है भनकपुर। ये फरीदाबाद जो है वहाँ पर है। उसके बाद है इनमें से कौन सा एक हरियाणा का सही अर्थ है? ईश्वर का निवास, फसल का देवता, धन का देवता या अनाज का निवास? हरियाणा का सही अर्थ है जो ऑप्शन 1 में है, ईश्वर का
निवास हरियाणा। उसके बाद है विजय संकल्प रैली 2019 में पानी को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से वितरित किया गया। हरियाणा के किस जिले में यह रैली आयोजित की गई थी? फरीदाबाद, रोहतक, कुरुक्षेत्र या फिर गुरुग्राम में? तो विजय संकल्प रैली 2019 में पानी को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से वितरित किया गया और हरियाणा के किस जिले में यह रैली आयोजित की गई? और ये की गई थी रोहतक में। तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने 8 सितंबर और 2019, तो 8 सितंबर और 2019 को हरियाणा के रोहतक में विजय संकल्प रैली की थी और पीएम मोदी की ओर से प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम शुरू करने की अपील के बाद यह पहली इको फ्रेंडली रैली थी जिसमें पानी को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से वितरित किया गया था। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की यहाँ पर क्लास हो रही है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और नेक्स्ट वीडियो इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत के लिए धन्यवाद।